हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में वेलकम है। तो आप लोग मुझसे काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 10th जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न 1 है, टर्म 1 एंड टर्म 2 के हिसाब से क्या सिलेबस हो सकता है वो हमें बता दीजिए। जो रिड्यूस सिलेबस क्या होगा वो हमें बता दीजिए। सो देखो, अभी हमारा स्टार्टिंग में टर्म 1 है। टर्म 1 में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टर्म 2 में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज वो बताऊंगा। टर्म 1 में कितना आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखोगे तभी फायदा मिलेगा। और आपको पता है चैनल पे मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी डाल रहा हूँ टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक्स पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो उसको भी ज़रूर चेक कर लेना। एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अभी तक सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, बट हमें उसका वेट नहीं करना, हमें तो अपनी तैयारी करती रहनी पड़ेगी। हम वो कब आएगा उसके हिसाब से नहीं बैठे रह सकते। पिछली बार भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 25 से 30% सिलेबस रिड्यूस होगा। और मैथ में मैंने जो जो चीज़ प्रेडिक्ट की थी वो लगभग चीज़ें रिड्यूस भी हुई थी। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एक बेहतर आइडिया टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए कि क्या पढ़ना है, किन टॉपिक से एमसीक्यूज आ सकते हैं, किन टॉपिक से एमसीक्यूज नहीं आएंगे, उसको ज़्यादा बेहतर वे में समझने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक जो टॉपिक वाइज होती है ना वहाँ पर ले चलूँगा। और किस तरीके से एमसीक्यू प्रिपेयर भी करना है वो भी मैं आपको वहाँ पर लाइन बाय लाइन समझाते चलूँगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप बेहतर वे में समझ पाएंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्लीज़ गाइस, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स दूंगा, वो ज़रूर देखो। प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी में चलेंगे। देखो, मेन बात तो देखो बच्चों ये है ना, टर्म 1 आपको देना है एमसीक्यू, टर्म 2 देना है आपको सब्जेक्टिव, है कि नहीं। तो अगर आप सिर्फ टर्म 1 पहले हैं तो टर्म 1 के हिसाब से ही मुझे सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ना है, सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हो तो वो गलत है, पूरा गलत है। फिर आप टर्म 2 में बहुत ज़्यादा लैग कर जाओगे। आपको पता है क्या करना है, चैप्टर वाइज पढ़ते रहो। जैसे आप पहले पढ़ाई कर रहे थे ना वैसे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, हर टॉपिक को डीपली पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि अब एमसीक्यूज आने वाले हैं। पहले सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा आते थे, पहले भी एमसीक्यूज आते थे 10-20 नंबर का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 20 नंबर एमसीक्यूज के आते थे। एमसीक्यूज नहीं बोल सकते, 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू में ही काउंट कर सकते हो आप, वैसा आता था। लेकिन अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, टेंशन मत लो यार। आप जैसे पढ़ाई कर रहे थे ना, आपका एमसीक्यू भी प्रिपेयर होगा और सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर होगा। अब सोचोगे सिर्फ मुझे एमसीक्यूज ही करना है, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, तो ये गलत होगा। ये टर्म 2 के लिए आप बहुत अपनी प्रिपरेशन बेकार कर रहे हो, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़ो, थोड़ा सिंसियरली पढ़ो, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना है एमसीक्यूज में, लेकिन सब्जेक्टिव को बिल्कुल इग्नोर मत कर दो। फिर आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, बाद में जाके दिक्कत ही होगी। ठीक है, तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है मैं बता रहा हूँ। जो चैप्टर है पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ो। चैप्टर अगर ढंग से कर लोगे ना तो उस पर बनने वाले एमसीक्यूज भी आप आराम से कर लोगे, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी आए। अब वो ज़्यादा चीज़ 50% सिलेबस क्या आ सकता है आपके टर्म 1 में, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं, किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, एनसीईआरटी और जो अदर्स बुक हैं आपके पास, एमसीक्यूज वर्ड्स प्रॉब्लम वाले प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते थे ज़्यादा बड़ी मत कर ला, लेकिन वो प्रॉब्लम करनी है जो 1 लाइन में 2 लाइन में जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं ना, उनको भी प्रिपेयर करना, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चन एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं आपके। ठीक है, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटे छोटे ज़्यादा बड़े नहीं, उस पे भी क्वेश्चन एमसीक्यूज के आ सकते हैं, तो उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में बैठे रहोगे। तो यही रीज़न है कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करके नहीं जा सकते, आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब बेहतर एक आइडिया लेने के लिए चलिए अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी। 50% सिलेबस आना है तो हम 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि टोटल चैप्टर 15 है। 15 का आधा तो 7.5 होता है, लेकिन 8 चैप्टर हमें सिलेबस में मिलेंगे, ये मान के चलो, ये तो होना ही है। अब किस तरीके से क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या टॉपिक आपको नहीं पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया लग पाएगा। तो सबसे पहले देखो, जो मार्क्स आ सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा की स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये वाला
ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स का, ठीक है, ज़रूर ट्राई कर लेना। उसके बाद एल्गोरिथम वाले स्टेटमेंट से HCF निकालने के लिए आ सकता है, यूक्लिड डिवीज़न ना, इस HCF कितना होगा। और इस पर क्वेश्चन चैप्टर वाइज में आपको 100+ MCQ सीरीज़ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक्स भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ना, ठीक है, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या होता है, प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने चाहिए, ठीक है। आपको फिर क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, छाट के बताओ, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देख के बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये रैशनल है, इरेशनल है, क्या है। तो जो 1.4 एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 के 100+ MCQ सीरीज़ मैंने करा दी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स मिल जाएगी। ऐसे ही सारे ही चैप्टर्स करा दिए हैं, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। पॉलिनॉमियल चैप्टर की बात करें तो हर चैप्टर के बेसिक्स तो आपको अच्छे से आने चाहिए। पॉलिनॉमियल क्या होता है, कब पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है, जो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्या इसकी बेसिक्स कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफ दिया जा रहा है तो ग्राफ देख के आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, ग्राफ देख के आप कैसे पता लगाएंगे ये कौन सा पॉलिनॉमियल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये एक्सरसाइज 2.1 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो मैं बात कर रहा हूँ छोटे मोटे प्रॉब्लम, जैसे ये ज़ीरोस क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे प्रॉब्लम कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़े बड़े नहीं देखने हैं टर्म 1 में, लेकिन चैप्टर पूरा पढ़ के चलो। अगर चैप्टर पूरा क्लियर रहेगा ना तो आपका टर्म 1 टर्म 2 आराम से निकल जाएगा, और MCQ की भी झंझट नहीं होगी, ठीक है, सारा चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, टर्म 2 के हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दूंगा, मैं टर्म 1 के हिसाब से भी आपको चीज़ें को गाइड कर रहा हूँ। तो चैप्टर पूरा पढ़ो, लेकिन विशेष ध्यान आपको MCQs पे देना, वो तो मैं करा ही रहा हूँ, और देख सकते हैं आप RD शर्मा क्वेश्चंस कर सकते हो, पीछे के RS अग्रवाल के कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसके पीछे होंगे, NCERT एग्जाम्पलर के MCQs लगा सकते हो। बाकी जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो फुल चैप्टर ही पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ MCQs पे ध्यान मत देना, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर पूरा पढ़ो, चैप्टर पूरा पढ़ो, उससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि 3.1 इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, MCQ में, लेकिन ये जो टेबल है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, 100%, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन 3.2 की जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है ना, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है, MCQ टर्म 1 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। फिर सॉल्व करने के लिए मेथड जो है ना, नॉर्मल मेथड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मैं जो बात कर रहा था कि जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम है, जैसे 2 है ना, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी MCQs में आ सकते हैं। क्वेश्चन पूरा दिया जाएगा, इससे मिलते जुलते 4 ऑप्शन आपको दे देगा, फिर आपको बताना होगा कि सही ऑप्शन कौन है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, कि बड़े बड़े जो सॉल्यूशन आते हैं वो नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी MCQs में आ सकते हैं। अब ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो MCQs में नहीं आएंगे, तो इनकी प्रिपरेशन आप छोड़ सकते हो, ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और फिर कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, पैरेलल कब होता है, नो सोल्यूशन कब होता है, वन सोल्यूशन कब होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है कि 4 ऑप्शन दे रखा होगा, बताना होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर आपसे नेचर ऑफ रूट्स प्रॉब्लम ज़रूर पूछा जाएगा। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आ सकता है, जैसे ये छोटे मोटे प्रॉब्लम है ना, फाइंड 2 नंबर्स करके ऐसे क्वेश्चन नहीं, छोटे मोटे ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है। और किस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये सब कुछ नहीं आएगा टर्म 1 में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरी की गारंटी है मेरी। हाँ, उसके बाद 4.3
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन ये सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट टर्म टू में आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो पूरा सिलेबस नहीं है, तो जैसा है वैसे बता रहा हूँ। 4.4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 2 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा, 100% आएगा फुल गारंटी के साथ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज दे रखी होगी, एपी है या नहीं है वो पता करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट टर्म कौन है, दूसरा टर्म कौन है, nth टर्म कौन है, समेशन क्या होगा। तो ये बेसिक सा चैप्टर है, इसमें तो आप सब पढ़ो। ठीक है, इसमें से सब पढ़ो। ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रॉब्लम है, डी क्या होगा, एन को होगा, इसको प्रिपेयर करो। nth टर्म क्या होगा, ये जो डब्बे भरने वाले क्वेश्चन है इनको करो। ये छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये वाला 4th नंबर 5th नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट, ये MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस MCQs में आ सकते हैं, लेकिन ये जो लंबे लंबे प्रॉब्लम है ये शायद ना आए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो सोल्यूशन जाते हैं लंबे लंबे वो नहीं आएंगे, ध्यान रखना। 5.4 भी टर्म 1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राइंगल चैप्टर में थ्योरम्स के प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम है ना, थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन टर्म 2 में प्रूफ आ सकता है। तो उसके जो एप्लीकेशंस हैं, छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए। सारे थ्योरम का मतलब होना चाहिए कि कौन सा कब कौन सा सिमिलर होगा, कौन सा रेशियो वाला प्रॉब्लम है, ये MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ सिंपल जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे इनमें से मिसिंग एंगल कौन सा है पूछ देगा, ये बताओ। ठीक है, फिर ये इस तरीके से दे देगा। ठीक है, जैसे 6.4 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सा इसमें से पाइथागोरस का नहीं होगा, है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ सकता है। तो बेसिक्स पे ध्यान दो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूँ। FC का क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होता है, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसका इमेज क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। करा दूंगा मैं प्रिपेयर, आपको सॉलिड करवा दूंगा, लेकिन वही स्ट्रेटजी है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे एक लाइन से। ये नहीं कि सिर्फ MCQs कर रहे हो, सब्जेक्टिव वाले पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा मत करना बच्चों। आपको फुल पढ़ना है, टोटल पढ़ना है, जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो। उससे आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको 4 पॉइंट्स दे रखें तो इसका नेचर क्या है, कौन सा क्वाड्रेटर बनेगा, कौन सा ट्रायंगल बनेगा। अगर पॉइंट मिड पॉइंट में है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो क्या बनेगा। अगर 3 पॉइंट्स आपको गिवन है या फिर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है तो के की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 7.2 भी पूरा पढ़ना है। 7.4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 7.4 का पहला क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना कि ठीक है, 7.2 से फर्स्ट और 2 ज़रूर देख के जाना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें साइन कॉस्ट टेन का जो फॉर्मूला है, जो रेशियो है, साइन की बने तो कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, है ना, इस तरीके से आ सकते हैं। फिर वैल्यू निकालने के लिए आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं, तो इनको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। 8.3 भी पूरा पढ़ के जाना, इस बार सिलेबस में भी पूरा ही बताया गया था। ठीक है, आइडेंटिटीज़ कौन सी होंगी, ऐसे मिसिंग टर्म, है ना, छोटे मोटे जो RD शर्मा RS के जो मिसिंग आइडेंटिटीज़ के जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चंस पे ही ध्यान देना, बड़े बड़े पे नहीं जाने की ज़रूरत है। तो चैप्टर नंबर 9 तक 8 तक आपको प्रिपेयर करना है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मैं बता चुका हूँ, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, और मैंने पिछली बार भी प्रेडिक्ट किया तो वो बिल्कुल सही हुआ था। तो जब तक सिलेबस नहीं आता है आप पूरा चैप्टर पढ़ते रहो। टर्म 1 के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा। रिलैक्स करो, चिल मारो, पढ़ाई प्रॉपर करते रहो जैसे आप कर रहे थे। आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, मेरे से लिख लो। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन तुम पे अगर हावी हो जाएगा तो जो भी पढ़ोगे हमेशा टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करो जैसे पहले थे वैसे नॉर्मल बनो, पढ़ाई जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करो, थोड़ा सा MCQs पे एफर्ट लगाओ, बस और कुछ नहीं।
आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लगी। डेली वीडियो अपलोड हो रही है, MCQs भी करवा रहा हूँ, सब्जेक्टिव सारा सिलेबस पहले ही निपटा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कैसे क्या देखना पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सो वीडियो को हर जगह शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए क्योंकि आपको बोर्ड में फोड़ना है।